की सीक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में इंटर होती है। और बाकी जैसे ये जो लाइक जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करने वाले सेल्स हैं, ये अपने सीक्रेशन इस पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर इंटर करेंगे और देन ये ड्रेन होगी किस में आएगी, यकीनन ड्यूटीनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूटीनम इसमें आके इंटर होती है। तो इसी हम अगर अरेंजमेंट को देखें तो इसमें दो किस्म के सेल्स आपको नजर आएंगे। एक ऐसे सेल्स जिनकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, इन्हें हम कहते हैं असाइनर सेल्स कहते हैं, और दूसरे जो सेल्स हैं जो डक्ट बना रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं डक्ट सेल्स। डक्ट की लाइनिंग में एक असाइनर सेल्स है और दूसरे डक्ट सेल्स है, दोनों का अलग काम होगा। असाइनर सेल्स का काम होगा एंजाइम प्रोड्यूस करना, असाइनर सेल्स का काम होगा एंजाइम प्रोड्यूस करना, और जो डक्ट सेल्स होंगे तो उनका काम होगा बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करना। अगेन एक और जैसे इलस्ट्रेशन हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं, ये जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट है और ये एक्सोक्राइन इन नेचर असाइनर सेल्स है, ये सारे असाइनर सेल्स हैं। यकीनन इस लाइनिंग पे जो सेल्स होगी उन्हें हम कहेंगे डक्ट सेल कहेंगे, और देन जो है ये सीक्रेशन इस पैंक्रियाटिक डक्ट में इंटर करते जाएंगे। दूसरा पार्ट जैसे ये एंडोक्राइन इन नेचर आइलिड्स ऑफ लैंगरहान, इनकी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंटर होती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंटर होती है। एक हुए एंडोक्राइन सेल्स जो आइलिड्स ऑफ लैंगरहान है, और दूसरे असाइनर सेल्स। असाइनर सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सीक्रेशन। एक ऐसी सीक्रेशन है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो पैंक्रियाटिक डक्ट में ये ड्रेन इंटर होंगे और देन पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूटेनम में इंटर होगा। होपफुली पैंक्रियास के बारे में जैसे थोड़ा बहुत आपने जैसे उसका इंट्रो आपने ले लिया, और असाइनस की अरेंजमेंट आपको पता है, जो क्लस्टर और बंच की तरह हो उसे हम कहते हैं, बेरी की तरह हो, दैट इज कॉल्ड असाइनस, उसे हम कहते हैं असाइनस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने असाइनस टर्म को भी सीखा था। असाइनस क्या है, रेफर टू एनी क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट रिजेंबल टू मेनी लोब्ड बेरी। क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो जिस तरह से ये देखिए क्लस्टर है, सेल्स के क्लस्टर है, तो ये सारे जो है क्लस्टर की सूरत में है, सेल्स सारे क्लस्टर की सूरत में है, बेरी की रिजेंबल करते हैं, बेरी शेप, तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं केलाई की ये जो असाइनस है। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट अब आज हम डिस्कस करते हैं कि लाइक इसमें असाइनर सेल्स है, इनका रोल क्या होता है, और जो डक्ट सेल्स हैं इनका रोल क्या होता है। असाइनर सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे और डक्ट सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे। बाकी आइलिड्स ऑफ लैंगरहान है, ये तो जैसे हार्मोन ही प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन। बट ये जो खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है इस हवाले से, पैंक्रियास के हवाले से, जैसे असाइनर सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे और डक्ट सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, और किस हार्मोन की एक्शन में जैसे ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होगी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे पहले टेक्स्ट देखते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर जैसे आज हमें क्या डिस्कस करना है, उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट। जैसे 261 में एनटीपी पेज 261 में एक बार पहले ही जैसे हमने डिस्कस किया है, एनटीपी 261 पेज में सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड इज रिलेटेड टू सीक्रेटिन हार्मोन। यानी पैंक्रियाटिक जूस तो जैसे असाइनर सेल प्रोड्यूस करे, बट उसका जो रिलीज होगा वो रिलीज किससे रिलेटेड है, सीक्रेटिन हार्मोन से रिलेटेड, उसका रिलीज जो है सीक्रेटिन हार्मोन से रिलेटेड है। पैंक्रियाटिक जूस की जो सीक्रेशन है रेगुलेटेड बाय द हार्मोन सीक्रेटिन एंड सीसीके दोनों, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्स ऑफ द ड्यूटेनम। यानी सीसीके भी ड्यूटेनम प्रोड्यूस करता है और सीक्रेटिन भी ड्यूटेनम के अंदर प्रोड्यूस करता है। अपॉन डिटेक्शन ऑफ एसिडिक फूड, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स, यानी ये हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे कि इन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए उनको स्टिमुलेट करने वाले ये स्टिमुलस है। एसिडिक फूड या प्रोटीन्स या फैट्स या विटामिन्स आएंगे ड्यूटेनम के अंदर, तो ये हार्मोन सीक्रेट होंगे। हार्मोन सीक्रेट होने के बाद कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद वापस जब पैंक्रियास में आएंगे, पैंक्रियास के साथ जैसे इसके रिसेप्टर्स होते हैं तो उनके साथ बाइंड होंगे। यकीनन रिसेप्टर है तो ही टारगेट ऑर्गन पे, टारगेट सेल पे हार्मोन का इफेक्ट होता है, और देन जो है यकीनन जो है पैंक्रियास में से जो है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होगी। तो
तो पैंक्रियाटिक सीक्रेशन कंसिस्ट ऑफ एन aqueous बाइकार्बोनेट्स कंपोनेंट। बाइकार्बोनेट कौन प्रोड्यूस करेगा? डक्ट सेल प्रोड्यूस करेगा। और एंजाइमेटिक कंपोनेंट कौन प्रोड्यूस करेगा? असाइनर सेल्स। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो बड़े सेल्स है इन्हें कहते हैं असाइनर सेल्स कहते हैं। और उसके बाद जैसे ये डक्ट होता है, डक्ट वाले जो सेल्स है, डक्ट वाले ये असाइनर सेल्स, और ये डक्ट सेल्स है। डक्ट सेल्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो बाइकार्बोनेट्स करेंगे, और असाइनर सेल्स जो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। असाइनर सेल्स जो है एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, और बाइकार्बोनेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करेंगे? बाइकार्बोनेट्स। ये डक्ट सेल वर्ड से जा रहे हैं, डक्ट की मीनिंग है ट्यूब या नाली, उसके साथ जो सेल्स है इन्हें हम कहते हैं डक्ट सेल्स। और ये जो है ये असाइनर सेल्स है। तो अलग अलग हर एक की जैसे पार्ट की अलग अलग जैसे सीक्रेशन है। जैसे असाइनर सेल्स एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, और ये डक्ट सेल्स है, डक्ट सेल्स दे प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, ओवरऑल जैसे इसमें जो जूस होगी उसे हम कहेंगे पैंक्रियाटिक जूस। पहले ये चीज जैसे आपको जैसे समझ में आनी चाहिए, नोट करनी चाहिए, मेमोराइज भी करेंगे, बिकॉज बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर क्रेमिंग टाइप की जैसे चीजें ज्यादा है। अब हम तो बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपको याद करना है कि जैसे असाइनर सेल्स दे प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड डक्ट सेल्स दे प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट्स। इसमें कोई लॉजिक तो नहीं, ये है चीजें याद करनी है बस। A clear alkaline secretion of the pancreas। अल्कलाइन क्यों हुई है? वाई अल्कलाइन? इस वजह से बिकॉज इसके अंदर जो बाइकार्बोनेट्स जैसे प्रोड्यूस हुए, तो अब ये सीक्रेशन जो है अल्कलाइन इन नेचर होती है। देखिए नेचर के अंदर किस तरह से जो है रेगुलेशन रखी गई है। अगर स्टमक से एसिडिक कायम आते, एसिडिक जो कायम होता है एसिडिक नेचर है, बिकॉज HCl भी प्रोड्यूस हुआ था वहां पे स्टमक में। कोई अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो जाहिर है उसका मीडियम एसिडिक हो सकता है। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो एंजाइम्स, काफी सारे और भी एंजाइम्स हैं, उनका एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। हर एंजाइम कोई उसके लिए एसिडिक एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है। पेप्सिन था उसके लिए तो ठीक है एसिडिक एनवायरनमेंट, बाकी अदर एंजाइम्स हैं उनके लिए अब मीडियम जो है न्यूट्रल और अल्कलाइन होना चाहिए, तो ही जैसे डाइजेशन होगी। उस वजह से नेचुरली देखिए कितनी एक किस्म की रेगुलेशन बैलेंस रखा हुआ है। पैंक्रियाटिक जूस है, अब उसके अंदर बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो गए, बाइकार्बोनेट्स आके पैंक्रियाटिक जूस आके जब ड्यूडिनम में पहुंचेगी तो वहां पे अगर एसिडिक कायम भी है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। वेरी सिंपल सा इफेक्ट इसका। That aid means help assist in the digestion of the protein, carbohydrate and fats। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है पैंक्रियाटिक जूस ऐसी यानी सीक्रेशन और जूस है पैंक्रियास की जिसमें फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद हैं। तीनों मेजर टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद है। The predominant effect of secretin on the pancreas is to stimulate duct cells। जैसे देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, यानी ये जो सीक्रेट जैसे इलस्ट्रेशन में भी आते हैं, सीक्रेटिन हार्मोन का इफेक्ट होता है डक्ट सेल पे होता है। सीक्रेटिन हार्मोन का जो इफेक्ट होता है पैंक्रियास की डक्ट सेल्स पे होता है। प्रीडोमिनेंट इफेक्ट यानी मेजर इफेक्ट, मेन इफेक्ट जो इसका जो है इस ऑन द डक्ट सेल्स है। किस मकसद के लिए? ताकि टू सीक्रेट वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स, यानी सीक्रेटिन हार्मोन इन डक्ट सेल्स को कहेगा कि भाई आप जो है वाटर प्रोड्यूस करें और बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करें। जैसे ही डक्ट सेल्स में वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद जैसे यहाँ पे एंजाइम्स पड़े थे, वो एंजाइम जो यकीनन इसे यानी असाइनर सेल्स में प्रोड्यूस किए थे, देन दोनों जो है फ्लश आउट होके पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए होते हुए और ड्यूडिनम में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो मेजर और मेन इफेक्ट इससे सीक्रेटिन हार्मोन का है, किस पे है? सीक्रेटिन हार्मोन डक्ट सेल्स को स्टिमुलेट करता है। किस मकसद के लिए? कि भाई आप जो बनाएं, क्या बनाएं? वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स बनाएं। एज सून एज दिस अकर्स की मीनिंग क्या है? कि यानी सीक्रेटिन हार्मोन जो डक्ट सेल्स को इफेक्ट करते हैं, डक्ट सेल्स इनकी टारगेट सेल्स हैं। डक्ट सेल क्या करेंगे? वाटर एंड बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो देन क्या होगा? देन एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय द असाइनर सेल। और थोड़ी देर पहले आपने देखा कि असाइनर सेल्स होते हैं वही जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से असाइनर सेल्स तो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं,
एंजाइम। बाकी डक्ट सेल्स जो होते हैं, डक्ट सेल्स इनका काम है बाइकार्बोनेट्स और जैसे साल्ट्स और प्लस में जैसे वाटर प्रोड्यूस करना। तो सीक्रेटिन हार्मोन का जो इफेक्ट था वो इन डक्ट सेल्स पे था। तो ये बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर जैसे प्रोड्यूस होंगे तो एंजाइम्स जो है ये दोनों मिलके देन पैंक्रियाटिक जूस के जरिए आएंगे, किस में आएंगे, यकीनन जो है ड्यूटीनम में आएंगे और फ्लश्ड आउट ऑफ द फ्रॉम पैंक्रियास थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट और किस में इंटर होंगे, इंटर इनटू द ड्यूटीनम। होपफुली आपने इसको थोड़ा सा समझ लिया। मेन टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट और की टॉपिक है। पहले सबसे पहले आप ये नोट करें कि बाइकार्बोनेट, एक्वस बाइकार्बोनेट का एक्वस की मीनिंग होती है वाटर मीडियम, जैसे वाटर प्लस बाइकार्बोनेट से, वाटर प्लस बाइकार्बोनेट, यही तो है वाटर एंड बाइकार्बोनेट। कौन प्रोड्यूस करता है, डक्ट सेल। इसी तरह से एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सारे एंजाइम्स मौजूद है। वो सारे एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, असाइनर सेल करते हैं। सीक्रेटिन हार्मोन का इफेक्ट किस पे है, सीक्रेटिन हार्मोन का इफेक्ट डक्ट सेल्स पे है, जिसकी वजह से वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स रिलीज होंगे। तो साथ साथ में एंजाइम्स भी उसके साथ फ्लो करके पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूटीनम में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन यही है, इसको आप याद करेंगे। अगर जिन स्टूडेंट से याद हो गया है वेल एंड गुड, अच्छी बात। जैसे यहाँ पे भी दोबारा से इलस्ट्रेशन देख सकते हैं कि ये असाइनर सेल्स हैं, ये सारे असाइनर सेल्स हैं। असाइनर सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये सारे डक्ट सेल्स हैं, डक्ट सेल्स है HCO3 बाइकार्बोनेट्स एंड एक्वस मीडियम यानी वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। ये सारे असाइनर सेल्स हैं, असाइनर सेल्स। और ये जो सेल्स है इन्हें हम कहते हैं डक्ट सेल्स कहते हैं। और डक्ट सेल्स आपको पता है कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करेंगे। असाइनर सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, असाइनर सेल्स से एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। किस सूरत में, ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स की सूरत में। एंजाइम्स आर पैक्ड इन ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स। ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल एक जैसे टर्म है, ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल, जिससे हमने पहले जैसे थोड़ा सा पढ़ा था। बट अब हम जैसे आते एक इलस्ट्रेशन पे आते हैं जिसके जरिए आप यही जो एंजाइम की जो हेडिंग है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सीक्रेटिन हार्मोन का इफेक्ट जो किसमें है, पैंक्रियास में, टू स्टिमुलेट द डक्ट सेल्स टू सीक्रेट वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। जैसे आप ड्यूटीनम में, ड्यूटीनम के अंदर जैसे सीसीके भी प्रोड्यूस होता है और ड्यूटीनम के अंदर जैसे सीक्रेटिन हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है। ये ड्यूटीनम पार्ट है। ड्यूटीनम पार्ट के अंदर सीसीके भी प्रोड्यूस होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, और ड्यूटीनम के अंदर जो है सीक्रेटिन हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है। दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। और यू नो वेरी वेल कि हार्मोन प्रोड्यूस होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद जैसे वापस टारगेट सेल्स तक आते हैं। तो सीसीके का जो टारगेट है, और सारी पहले सीक्रेटिन का, सीक्रेटिन का जो टारगेट है, सीक्रेटिन का टारगेट यकीनन क्या होना चाहिए, टाइप करें या सब स्टूडेंट्स टाइप करें। सीक्रेटिन हार्मोन का इफेक्ट किस पे है, सीक्रेटिन हार्मोन डक्ट सेल, एग्जैक्टली डक्ट सेल्स। और यू नो वेरी वेल कि डक्ट सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, डक्ट सेल्स प्रोड्यूस करेंगे वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। जैसे वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस होंगे, इससे पहले जैसे आप देखें सीसीके का इफेक्ट हमने पढ़ा था कि सीसीके जो है असाइनर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। उसको स्टिमुलेट करते हैं कि आप जो है एंजाइम्स प्रोड्यूस करें। और एंजाइम्स जैसे आपको पता है कि एक ग्रेन्यूल्स की सूरत में पैक होते हैं, ज़ाइमोजिन जैसे ग्रेन्यूल कहते हैं। तो एंजाइम के लिए ऑर्डर या कमांड या स्टिमुलस जो होता है वो उनको देता है, वो सीसीके देता है। तो ये एंजाइम पहले से प्रोड्यूस है और सीक्रेटिन हार्मोन जैसे आया, रिलीज हुआ, सीक्रेटिन हार्मोन के इफेक्ट की वजह से डक्ट सेल्स ने ये प्रोड्यूस की। तो दोनों मिल के देन एंजाइम, ये जो एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियास के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्लस में बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर, ये सब मिलके किस में आएंगे, रिलीज होकर पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूटीनम में आएंगे। तो ये जो है एंजाइम की रेगुलेशन के हवाले से मैकेनिज्म है। सीसीके का जो इफेक्ट होता है वो होता है जैसे असाइनर सेल्स पे होता है, वो पैंक्रियास के असाइनर सेल्स को कहेंगे कि आप एंजाइम प्रोड्यूस करें। और इसी तरह से जो सीक्रेटिन हार्मोन का काम होगा कि वो डक्ट सेल्स को स्टिमुलेट करें कि वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करें। देन क्या होगा, जैसे वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस होंगे तो ये एंजाइम भी
पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूटेनम में आके एंटर होंगे, पैंक्रियाटिक जूस आके ड्यूटेनम में एंटर होंगे। होपफुली अब आपने जैसे समझ लिया होगा कि किस तरह से ये इनकी रेगुलेशन होती है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं। आई थिंक ये जो हमारा टॉपिक आज के हवाले से जैसे पैंक्रियास का जो मेन टॉपिक था वो कवर हो गया है, सीक्रेटिन हार्मोन का इफेक्ट, और उसके बाद एक एडिशनल जो है चीज डिस्कस करेंगे है एडिशनल। एडिशनल की मीनिंग है कि जो और इवन जो टेस्ट वगैरह होगी तो उसमें भी ये सवाल नहीं आएंगे। जो जीटी जो है ना हमारी जीटी अगर कभी भी होती है तो उसमें ये क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम मौजूद है तो थोड़े से डिसऑर्डर्स को भी देखना चाहिए। डिसऑर्डर्स बिकॉज कभी कभार लेफ्ट एंड राइट जो टॉपिक से रिलेटेड जो कभी कभार पीएमसी के जो क्वेश्चंस बैंक्स वगैरह होते हैं उनमें भी ऐसे थोड़े डिसऑर्डर आ जाते हैं, तो इस हवाले से ये थोड़ा सा हम इजाफी पढ़ रहे हैं, एडिशनल है, एक्स्ट्रा है। और जो अगर जीटी वगैरह होगी तो उसमें भी ये क्वेश्चन हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट सिस्टम के हवाले से यकीनन थोड़े से डिसऑर्डर पढ़ना समझना जरूरी है। तो एनटीबी के अंदर जो है डिसऑर्डर्स आज डिस्कस करें, बाकी एसटीबी में तो आप रेगुलर जैसे पढ़ते हैं, फिर भी अगर थोड़ा टाइम होगा तो हम अदर दिन जो थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट एनटीबी के थोड़े से यकीनन नए डिसऑर्डर्स एक दो है, टर्म्स भी थोड़े नए हैं, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहला जीआईटी का डिसऑर्डर है जिससे हम कहते हैं अल्सर कहते हैं। अल्सर की मीनिंग होती है डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द बॉडीली मेम्ब्रेन। अगर कोई बॉडीली मेम्ब्रेन है, जैसे जो 4 लेयर है ना, जैसे हम जीआईटी के अंदर देखते हैं कि सेरोसा, मस्क्यूलरिस के बाद सब म्यूकोजा के बाद इनर मोस्ट दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा। अगर इनकी मेम्ब्रेन्स जो है ब्रेक होती है तो यकीनन ब्रेक होने की कंडीशन को हम कहते हैं कि अल्सर है, दैट इज कॉल्ड एज अल्सर। उससे हम सिंपली कहेंगे अल्सर कहेंगे। तो एटियोलॉजी, जैसे एक हमारे बुक में एनटीबी बुक में टर्म यूज हुआ है एटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉजेस, यानी रीजन, यानी इस डिजीज का जो रीजन क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एटियोलॉजी कहेंगे, और सिंपली उसे हम कहेंगे कॉजेशन कहेंगे कि इसका कॉज रीजन क्या है कि ये अल्सर होती है। तो पेप्टिक अल्सर इज क्लासिकली व्यूड एज अ कंडीशन इन व्हिच स्टमक एसिड डाइजेस्ट द म्यूकोजल लाइनिंग। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इनर लाइनिंग जो होती है उसमें ब्रेक आ जाते हैं, तो ब्रेक की मीनिंग है जो पहले कंटिन्यूस थी अब ब्रेक हो गया, कट हो गया, इंजरी हो गई, डिसकंटिन्यूटी हो गई है, ब्रेक हो गया। तो कौन सी मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन म्यूकोजल लाइनिंग, उसमें जैसे स्टमक के एसिड्स अगर उसको लाइक डाइजेस्ट कर दें एंड ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट इटसेल्फ। और उसका एक रीजन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी शॉर्ट फॉर्म में जैसे कहते हैं, एच पाइलोरी भी कहते हैं। अक्सर ये काफी सारे लोगों को जैसे इस प्रॉब्लम होते रहते हैं तो उसमें डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि एच पाइलोरी की टेस्ट कराएं या एच पाइलोरी हो सकता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम में इसकी वजह। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज, 90% of duodenal ulcer and 70% of gastric ulcer. It is caused by Helicobacter pylori. थोड़ी illustration देखते हैं आगे। Aspirin and other non-steroid anti-inflammatory agents are important etiological factors. ये भी इसके जो है फैक्टर्स हो सकते हैं कि ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये इनर लाइनिंग जैसे डैमेज हो सकती है। पेप्टिक अल्सर ये जैसे केमिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, उसमें भी जैसे यूज होती है। नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स और ड्रग्स, ये सारे जो है केमिकल्स या मेडिसिन है। पेप्टिक अल्सर टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, इट इज हेरिडिटी डिजीज। अब देखिए इसके जैसे काजेटिव एजेंट्स या काज जो 3 बताए गए, कौन से 3 काज हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, दूसरा जो काज या रीजन क्या है सर्टेन ड्रग्स, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि कभी कभार जैसे हेवी डोज, सो कॉल्ड हेवी डोज डॉक्टर साहिबान देते हैं, या इररिलेवेंट जैसे कोई मेडिसिन आती है या बहुत ही ज्यादा एक्सेस में ज्यादा दिनों के लिए जैसे इस्तेमाल होती है तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे ये सर्टेन ड्रग्स है, जैसे उसमें बताया गया है कि एस्पिरिन एंड अदर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, ये भी जैसे फैक्टर है कि जैसे जिसकी वजह से जिससे अल्सर हो सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो हेरिडिटी। हेरिडिटी की मीनिंग है सर्टेन फैमिलीज के अंदर टेंडेंसी होती है इस तरह की डिजीज को, तो हम कहेंगे कि देयर आर 3 फैक्टर्स
विच काज अल्सर, जिनकी वजह से अल्सर हो सकती है। उसके बाद प्रिवेंशन है कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। प्रिवेंशन स्मोकिंग है, एस्पिरिन जो है ज्यादा ना लीजिए, एक्सेसिव इंटेक ऑफ कॉफी एंड टी, जैसे कुछ लोग चाय और ये कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और स्टमक के अंदर जैसे ये मौजूद रहती है तो उसका भी एक इफेक्ट होता है। जो रिसर्चर होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये भी इनर लाइनिंग ऑफ द म्यूकोसा को डैमेज कर सकते हैं। सिंपली तो यही है ना, अल्सर डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द बॉडीली मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिंपली उसे अल्सर कहेंगे। तो इसी तरह से जो है अल्कोहल है या मिसिंग मील आर टू बी अवॉइडेड। मिसिंग मील की मीनिंग है जैसे नेचुरली हमारी जो टाइमिंग होती है कि ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जैसे ब्रेकफास्ट के बाद 4 से 6 घंटे के बाद जैसे एक लंच टाइम होता है और उसके बाद तकरीबन 6-7 घंटे के बाद डिनर होता है। जैसे काफी सारे ऐसे भी लोग हों कहते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट अब कर लिया है तो अब हम डिनर करेंगे, लंच नहीं करेंगे। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डिनर करने के बाद ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, 12 घंटे गुजर जाते हैं ब्रेकफास्ट नहीं, बस हम चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, सो बट कहते हैं कि ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लंच कर लेते हैं। तो उसमें आप जैसे देखें स्टमक उस दौरान जो है एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो उसकी वजह से मे भी कुछ ऐसी जूसेस रिलीज होती रहे तो वो इनर लाइनिंग जो है म्यूकोसा की उसमें जो है डैमेज हो सकती है। तो यही पॉइंट बताई गई है, मिसिंग ए मील आफ्टर टू बी अवॉइडेड, यानी खाने का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाना चाहिए, अदरवाइज स्टमक अगर एम्प्टी होगा, खाली होगा तो यकीनन जो उसका एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इसका ये नुकसान भी हो सकता है। ट्रीटमेंट रिलीविंग फैक्टर्स ऑफ अल्सर आर एंटीएसिड्स एंड मिल्क भी लिया जाता है, एंटासिड्स, यानी ये जैसे वर्ड से दायरा थोड़ा सा एंटी को शो कर रहा है। एसिड क्या है, जैसे अक्सर जो है जैसे ऐसी जूसेस होती है तो उसमें HCl ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए एसिड के इफेक्ट्स को मिल्क है। एंड वोमिटिंग रिलीव्स पेन इन गैस्ट्रिक अल्सर, अक्सर जो है जिनको गैस्ट्रिक अल्सर या जैसे हम कहें कि स्टमक में जो शदीद किस्म का पेन होता है, जब भी उनको वोमिटिंग होती है तो उस वक्त क्या होता है कि उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जब वोमिटिंग के जरिए बाहर जाएंगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा उस पेन से जो है रिलीफ हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक है उसकी वजह से ये सारे डिसऑर्डर। एंड इनटेक ऑफ फूड रिलीव्स पेन, ड्यूडेनल अल्सर्स, मेडिसिन्स फॉर एसिड सेपरेशन आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ थेरेपी, ताकि ऐसी मेडिसिन ली जाए जिसमें ये ऐसे HCl या ये एसिड्स जो है ना प्रोड्यूस सप्रेस किया जाए। तो ये इनकी जो है ड्रग्स की एक ट्रीटमेंट के जरिए इस तरह से इसको जो कंट्रोल किया जा सकता है। अल्सर के बाद जो थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है, जैसे अभी हमने पढ़े 3 रीजन है, उसमें नंबर 1 जैसे एक मेन रीजन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये बैक्टीरिया में इसका नेम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसके एक एंड पे जैसे फ्लैजिला होते हैं, एक एंड पे फ्लैजिला है। सवाल हो जाए कि कौन सा बैक्टीरियम होगा जिसके एक एंड पे फ्लैजिला है, कैसे था फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बैक्टीरिया के हवाले से स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। एक एंड पे काफी सारे जो है कैसे था, कौन सा जा किस लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे मुझे ये बताएं मैं समझ। मोनो नहीं है, एल वाला लोफोट्राइकस, ठीक है, बंच की तरह एक बोल में मेनी है, तो ये लोफोट्राइकस बहरहाल याद करें पढ़े। तो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, उसकी जो लाइनिंग है जैसे म्यूकोसा लाइनिंग है, वर्ड्स अभी हमने पढ़ा ना, म्यूकोसा लाइनिंग के अंदर जैसे ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी, ये ब्रेक हुआ म्यूकोसा लाइनिंग में, तो यकीनन इसकी वजह से क्या हुआ, इस कंडीशन को हम कहेंगे अल्सर कहेंगे। तो उसका मेन रीजन है जैसे एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर ये म्यूकोसा लाइनिंग को डैमेज करते हैं तो फिर ये इन्फ्लेमेशन भी होती है, पेन भी होती है, स्वेलिंग भी होती है। तो इसी तरह से इस कंडीशन को हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। इसी तरह से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, मेन रीजन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, म्यूकोसा का जो लेयर है उसके अंदर जैसे ये पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद जैसे यकीनन जैसे ये जो यहाँ की लाइनिंग को जो है लॉस ऑफ म्यूकस एक्सपोजेस सेल
टू स्टमक एसिड्स काजिंग अल्सर। जाहिर है जब म्यूकोजल लाइनिंग, जैसे हमने प्रीवियसली कई बार पढ़ा है कि जैसे एंजाइम्स वगैरह या HCl होता है हमारे अपने स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बट उनको क्यों नुकसान नहीं पहुंचता है, उसका रीजन भी जैसे आपको यकीनन आज समझ में आ गया होगा कि जब तक म्यूकस का लेयर जो है, इन म्यूकस का लेयर मौजूद है तो तब तक जैसे यकीनन जैसे कोई भी जैसे इनका इफेक्ट नहीं होता है। बट ये जैसे देखिए म्यूकस का लेयर इंटेक्ट है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है तो इस म्यूकस के लेयर को जैसे यहाँ से उसके अंदर जो है रप्चर कर किया है, और उसकी वजह से आप देखिए ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये जो है इसमें ब्रेक आ गया। ब्रेक आने की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ म्यूकस एक्सपोजेस सेल्स टू स्टमक एसिड, फिर स्टमक के एसिड्स आएंगे वो इस दायरा है इन सेल्स के हवाले से जो एक्सपोज ये हो जाएगी काजिंग अल्सर, तो फिर देर जो है अल्सर हो जाएगा। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जो इफेक्ट होता है डैमेजेस द गोबलेट सेल्स रिस्पांसिबल फॉर द म्यूकस प्रोडक्शन। तो आपको पता है कि गोबलेट सेल्स जो स्टमक के अंदर मौजूद है ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं सेल्स को अगर डैमेज करेंगे तो म्यूकस नहीं प्रोड्यूस होगी। म्यूकस नहीं प्रोड्यूस होगी तो स्टमक के जो एसिड्स हैं वो उसमें ये सारे जो कंटेंट्स एक्सपोज हो जाएंगे सेल्स, तो इस वजह से दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अल्सर। उस कंडीशन को हम कहते हैं अल्सर कहते हैं। एक और जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड द फूड पॉइजनिंग, एंड जनरली हम ये हमारी कॉमन लैंग्वेज में जैसे हम फूड पॉइजनिंग का टर्म यूज करते रहते हैं, तो उसके साथ साथ जैसे अदर सिम्टम्स में डायरिया भी होती है, वोमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, इनडाइजेशन ऑफ फूड है, इनडाइजेशन ऑफ द फूड। फूड अगर डाइजेस्ट, जैसे आपको पता है स्टमक के अंदर 4 से 6 घंटे तक जो फूड मौजूद रहता है, वहां पे डाइजेशन का अमल हो भी रहा होता है। अगर वहीं पे जैसे डाइजेशन के प्रॉब्लम है, इश्यूज है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, मुख्तलिफ रीजन है, कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस बिकॉज उस बैक्टीरिया के अंदर जैसे मे भी फूड के अंदर बैक्टीरिया हो या और माइक्रोब्स हो जो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करें, तो उसके रिजल्ट में जैसे इनडाइजेशन हो जाएगी और देन फूड पॉइजनिंग। एंड ड्यू टू द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया सामोनीला, मेन रीजन जो है सामोनीला, एसटीडी बुक के अंदर भी इस बैक्टीरियम का नेम मौजूद है, बट ये कैम्पाइलोबैक्टर उसका नेम नहीं है कैम्पाइलोबैक्टर। तो ये जो है इनकी टॉक्सिन्स की वजह से जैसे इनडाइजेशन का या ये फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम होगा। दो बैक्टीरिया में कॉजेटिव एजेंट, इनके नेम याद करेंगे। सामोनीला तो इस टीबी में भी मौजूद है, कैम्पाइलोबैक्टर है आप थोड़ा सा एक नया टर्म। प्रिवेंशन, बेसिक हाइजीन, हाइजीन की मीनिंग होती है सफाई, सैनिटेशन वगैरह। हाथ जब कुकिंग करते हैं तब भी हाथ साफ होने चाहिए, जो भी कुकिंग करे तो उसके हाथ जो है साफ होने चाहिए। और उसके बाद जैसे वो सर्व करने वाले होते हैं उनके भी हाथ साफ होने चाहिए, और देन खुद जो पर्सन खाता है तो उनके भी हाथ साफ होने चाहिए, ठीक है। तब जो है जाहिर है हम हेल्दी फूड इंटेक करेंगे। अदरवाइज ये तीनों जैसे आप देखें ना, कुकिंग कोई अगर एक कर रहा है, सर्व कोई दूसरा कर रहा है, खा आप रहे, तो ये तीन जो कंपोनेंट है इनकी जो हाथ एटलीस्ट साफ होने चाहिए, ठीक है, हाइजीन। और उनके बर्तन वगैरह वो भी साफ होने चाहिए। उन बर्तन को भी एक ऐसा पर्सन ना टच करे जिनके हाथ जो है मैले है, गदले है, या उसमें कोई जैसे यकीनन कोई ऐसी चीज हाथों में है जैसे माइक्रोब्स के हवाले से जो उनको जैसे कांटेक्ट हुआ है किसी न किसी तरह से। जैसे अक्सर जो है बड़ी होटल्स वगैरह होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं जो बहुत ही मशहूर होते हैं, बट उनके काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको तो हम नहीं देखते। जैसे अक्सर जो है वॉशरूम से वगैरह वहां से होते वापस आके आटा गूंद रहे हैं खाने में, उन्हें तो वो तो हम नहीं देखते हैं। तो इस वजह से जैसे जो यकीनन जैसे काफी लोग जो अवॉइड करते हैं कि रेस्टोरेंट से या उनकी जो खाने अच्छे नहीं, हालांकि है तो सब टेस्टी, बट ये दिस रीजन कि लाइक हमें श्योरिटी पता नहीं होता है कि आगे सफाई वगैरह है कि नहीं है। तो ये सैनिटेशन इसकी जो है बर्तनों के हवाले से, किचन के हवाले से, हाथों के हवाले से हाइजीनिक कंडीशन जो है ये जरूरी है। अवॉइड अनबॉइल्ड और अनबॉटल्ड वाटर, आइस क्यूब्स, सैलेड एंड पील और फ्रूट्स। और इसके जरिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं। कंज्यूम फ्रेशली प्रिपेयर्ड हार्ड फूड और थारोली रीवार्म्ड फूड। जिससे अक्सर जो थोड़ा सा ये हमें कहना पड़ता है कि अक्सर जो बड़े जो जैसे कहे कि जहाँ पे खाने की चीजें स्टोर्स वगैरह होते हैं, तो अक्सर वहाँ पे हमारे यहाँ तो नहीं है कि एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, मैन्युफैक्चर्ड डेट और एक्सपायरी डेट।
ये दोनों, जिससे कोई भी फूड आइटम होता है वहां पे लिखना जरूरी होता है कि कब ये मैन्युफैक्चर हुआ और कब इसकी एक्सपायरी डेट है, बिकॉज एक टाइम के बाद फूड डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये हमारे हाँ है ही नहीं हमारे यहाँ। जस्ट हाँ फला का जो कंपनी है या फला जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही अच्छा खाना ये तैयार करते हैं, बस ये बेहतर है, कुछ भी नहीं है। मोर ओवर अगर थोड़ी सी जरूरत पड़ी तो ये सारी चीजें यहाँ निकाल के जो ओवन में डाल दे, गर्म करके दे दिया, हाँ देखो ये गर्म है, ताजा है। तो यानी इस तरह से क्या होता है कि फिर जो उसमें जो ऑलरेडी बैक्टीरिया जैसे मौजूद होते हैं, और देन ऐसा फूड जब हम इंटेक करते हैं तो यकीनन जो ऐसी फूड पॉइजनिंग की कंडीशन होती है। हाँ जैसे ये भी वो मोर ओवर ये लिखा हुआ है कि जब भी अगर आप दोबारा से उस चीज को गर्म करें, थारोली रीवार्म करें, थारोली रीवार्म यानी वेरी डीप, जो उसको इतना ज्यादा गर्म करे कि अगर उसके अंदर जैसे बैक्टीरिया वगैरह है तो मर जाए। जैसे हमारे यहाँ गर्म करने का, खाना गर्म करने का सेंस ये होता है कि जैसे ये अभी अभी बनाया, ताजा है, गर्म है, जैसा धुआं निकला है, इस तरह से नहीं। गर्म करने का, खाने को गर्म करने का मकसद होता है कि अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो वो किल हो जाए, ठीक है। जैसे रात का बचा हुआ खाना होता है, सुबह गर्म करके खाए, ताजा लगेगा, इस तरह से नहीं कि अगर इनकेस अगर कोई पैथोजन वगैरह है तो उसकी किलिंग हो जाए, इस वजह से उसको इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। ट्रीटमेंट इजीली डाइजेस्टेड डाइट सच एज सूप, फ्रूट ट्रीटमेंट से ये तो जैसे आपको पता है कि जब भी ऐसी जीआईटी की प्रॉब्लम होते हैं या फूड रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं तो डॉक्टर साहिबान स्ट्रिक्टली इन चीजों के लिए मना करते हैं कि ये चीज आप खाएं, ये ना खाएं। तो इसी तरह से जो है ऐसी जैसे सूप, फ्रूट ड्रिंक्स, टी, कॉफी, कोल्ड और प्रिफर्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओआरएस, जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओआरएस। अक्सर जैसे बच्चों के हवाले से जैसे ओआरएस वाला सॉल्ट जैसे यकीनन, बट ये जो बहुत जरूरी है बिकॉज जब भी डायरिया की जैसे सिम्टम होती है इस फूड पॉइजनिंग के साथ, डायरिया के साथ जो है वाटर भी और साल्ट्स ये क्विकली रिमूव हो जाते हैं। जब वाटर एंड सॉल्यूट का इम्बैलेंस होता है तो पर्सन की डेथ विद इन फ्यू आवर्स हो सकती है, विद इन फ्यू। अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जैसे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खत्म हो जाए ये, तो देन पर्सन की डेथ विद इन फ्यू आवर्स हो सकती है। डायरिया की वजह से ये रीजन होता है जिसकी वजह से पर्सन की, तो वेरी क्विकली जैसे हॉस्पिटलाइज जो लोग होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा ड्रिप्स वगैरह जो इन्फ्यूजन देते हैं उसमें लिखा होता है कि इसमें सोडियम है, फला ये साल्ट, ताकि ये जो डायरिया की वजह से उनके सारे साल्ट्स जो है वो निकल जाते हैं। तो उस वजह से उनको रिहाइड्रेट करना और साल्ट के साथ देना ओआरएस ये जरूरी होता है गिवन। एंटी डायरियल एजेंट सच एज फला वाला ये मेडिसिन के नेम है। अब तो याद तो आप नहीं करेंगे, डॉक्टर बने तो फिर आप थोड़ा सा याद करें, बट ये थोड़ी सी ट्रीटमेंट है फूड पॉइजनिंग के हवाले से। उसके बाद डिस्पेप्सिया एक टर्म है, डिस्पेप्सिया को इन अदर वर्ड्स इंडाइजेशन भी कह सकते हैं, आल्सो नोन एज डिस्पेप्सिया और अपसेट स्टमक। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे खाना खाने के बाद जैसे बड़े बड़े डकार ले रहे होते हैं, ऐसे आवाजें निकालते रहते हैं खाना खाने के बाद, तो ये एक कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड एज डिस्पेप्सिया। उसके भी मुख्तलिफ रीजंस है। इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन इज कॉल्ड एज डिस्पेप्सिया। ये भी एक सिंपल एक स्टेटमेंट लाइन के अंदर आप जैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे स्टमक होता है ना, तो उसमें जैसे माउथ के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हुआ, बट स्टमक के अंदर थोड़ी सी हाफ डाइजेशन का अमल वहीं पे भी होता है, और वहां पे अगर जैसे कुछ ऐसी बॉडी का ऑटोनॉमिक मैकेनिज्म है, खुद ब खुद अगर कोई ऐसी जैसे कंडीशन होती है तो यकीनन उसके जो सिम्टम दूसरे पार्ट्स तक होते हैं। दूसरे पार्ट्स में जब भी ऐसे डकार लेना और इस तरह से जो यकीनन तो एक एहसास होना चाहिए यकीनन कोई जो जीआईटी के अंदर प्रॉब्लम है, कोई इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसे डकार वगैरह आ रहे हैं। So it may be due to excessive acidity in stomach। एसिडिटी कैसे HCl जो गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन है उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से हो सकता है, या फॉल्टी फंक्शन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन और इनसफिशिएंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बाइल सिक्रीशन। तो ये इसकी एटियोलॉजी या काजेस है या रीजंस है, ये पॉसिबल काजेस हो सकते हैं, पॉसिबल काजेस। तो डॉक्टर साहिबान बेटर जो है देन सजेस्ट करते हैं कि क्या इसकी जो एक्यूरेट काज होगा, मेडिकेशन क्या होगा,
बट ये इन रीजंस की वजह से डिस्पेप्सिया हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है? अवॉइड फूड दैट वर्सन सिम्टम्स। ऐसा फूड नहीं लेना चाहिए जिसमें जो ये कंडीशन जो उनको ज्यादा होती है। यकीनन उन्हें ऐसे पर्सन को पता होता है या डॉक्टर साहबान को पता होता है कि किस किस्म की डाइट जो नेसेसरी होती है, अदरवाइज जैसे इंडाइजेशन। स्टॉप स्मोकिंग, वेट रिडक्शन, स्मॉल मील्स, अवॉइड अल्कोहल। स्मॉल मील्स का मतलब है थोड़ा थोड़ा खाया जाए, यानी ज्यादा नहीं खाया जाए। पेट भर के फुल जैसे खाना अगर अच्छा मिले तो बहुत ज्यादा नहीं खाया जाए, थोड़ा थोड़ा खाया जाए कंटिन्यूसली। जैसे हर टाइम का खाना खाया जाए बट खाना जरूरी है। और जैसे अवॉइड अल्कोहल, टी, फैटी फूड, हैवी लिफ्टिंग वजन है उठाना, बेंडिंग स्पेशली आफ्टर मील्स एंड लेट नाइट मील्स टू रिड्यूस रिफ्लेक्स ड्यूरिंग स्लीप। की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे अक्सर जो है स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जो पढ़ते हैं, एक तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और जैसे वो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और जैसे खाने का टाइम जो नेचुरली नॉर्मली जैसे 8, 9, 10 तक, अगर हम फॉर एग्जाम्पल जैसे डिनर की बात करें तो उनकी मदर्स या जो भी खाना देते हैं तो टेबल पे सब खाना पड़ा है या कॉल भी हो रही है, आप खाना कहेंगे नहीं हम नहीं खाएंगे, फ्रिज में रख दें, हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर है पढ़ते पढ़ते तो एहसास ये होता है कि 11-12 हो गए। तो दिन 11-12 बजे या 1 बजे एक बिल्कुल इरेग्युलर टाइम है। इस तरह से अगर हैबिट डेवलप होगी तो आगे जाके हमारे जीआईटी में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी। बिकॉज ये जीआईटी है, ये ऑटोनॉमिक सिस्टम के जरिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए रेगुलेट होता है। तो उस रिफ्लेक्सेस के अंदर डिस्टर्बेंस होगी। जैसे यकीनन आप जैसे फूड इनटेक करेंगे 12-1 बजे, तो उस वक्त अगर एक गलत टाइम पे फूड आया है तो जाहिर है वहां पे हार्मोन रिलीज होना, ब्रेन में वो जाना चीजें सारी, जैसे मैसेज या कमांड जाए तो वो ब्रेन उस वक्त सोया होता है, रेस्ट की जरूरत होती है। उस वक्त आप इसको जो है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसका जो थोड़ा सा काम ले रहे हैं, तो यकीनन तो फिर एक नर्वस सिस्टम के हवाले से भी आगे उनमें जैसे डिस्टर्बेंस, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स जो है वो नींद भी मुतासर होगी एज वेल एज देन ऐसे। बिकॉज खाना हमेशा इस वजह से बड़े बुजुर्ग कहते टाइम पे खाए, फिर भले आप काम करते रहे पढ़ते रहे रात को 1-2 बजे तक, जितने अरसे तक आप पढ़ना चाहे, बट एटलीस्ट जो खाना जो है टाइम पे जरूरी होता है। और प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स टू बी गिवन अगेंस्ट द डिजीज एंड ड्रग्स सो छोड़ दें, बस रीजन ही हम देखेंगे। और डिस्पेप्सिया जैसे ये स्टमक है तो अक्सर आपने देखा होगा जब भी डिस्पेप्सिया होती है तो थोड़ा सा ये एसिडिक कंटेंट्स हैं इसोफेगस की तरफ थोड़े भी आना शुरू होते हैं। तो जाहिर है जब गैस्ट्रिक कंटेंट्स इसोफेगस में आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होगा, बिकॉज गैस्ट्रिक जूस के अंदर एसिड है। तो बर्निंग सेंसेशन जो इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट बर्न कहते हैं। कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट बर्न। बिकॉज ये स्टमक है तो जाहिर है इसके अंदर HCl भी होगा। HCl की कंटेंट कभी कभार ढकार लेने से अपवर्ड आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक बर्निंग सेंसेशन है। इसे कहेंगे रिफ्लक्स, कहेंगे एसिड रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब है कि यानी जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में ये वापस आना है किसकी तरफ है, इसोफेगस की तरफ, इस वजह से एक बर्निंग सेंसेशन होता है। उसके बाद नंबर 3 डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी ओबेस पर्सन, यकीनन लफ्ज आपने सुना होगा ओबेस, जिससे थोड़े से हैवी मोटे पर्सन जो होते हैं उसे हम ओबेस कहते हैं। ओबेसिटी इस मोटापे को कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। तो ये भी एक पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया का मसला है ओबेसिटी की वजह से। बिकॉज आगे चल के हार्ट डिजीज उसमें ऐसे पर्सन में ज्यादा होती है, डायबिटीज के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जिंदगी मौत का कोई पता नहीं, कभी भी किसी एज में भी आ सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है, बट हर एक इंसान की एक थोड़ी सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। जैसे कहते हैं कि इंसान की एवरेज लाइफ स्पेन जो है 50 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल, उसके बाद यकीनन जैसे डेथ तो होनी ही होनी है, बट एक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है। जैसे नौजवान जैसे 35-40 में अगर डेथ हो जाए तो कहेंगे अच्छा ये तो इसकी जाने की एज नहीं थी, जैसे हम जनरली कहते हैं जाने की एज नहीं थी, उससे पहले। तो इस तरह से जो हम कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे जो है रिड्यूस हो जाती है। स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर ये ओबेसिटी का जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी का प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, when a person has an abnormal amount of fat on the body, it is called as obesity.
excessive intake of food यानी खाना ज्यादा खाना responsible for emotional disturbance, inherited tendency to obesity। कुछ ऐसी families होती हैं जिनके अंदर जो उनके members होते हैं वो obese होते हैं। disorder of the thyroid, pituitary और adrenal gland की disorder की वजह से भी obesity हो सकती है। या emotional disturbance जैसे mentally और emotionally, खासतौर पे जो टीनेज होती है उसमें काफी सारे हार्मोनल चेंजेस भी आती है। उस वक्त जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ी सी ओबेसिटी की जो सिम्टम अभी होना शुरू होते, तो ये इमोशनल डिस्टर्बेंस भी उसका एक रीजन है। फूड इनटेक भी रीजन है, ये काफी सारे रीजन। प्रिवेंशन, फूड शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। जैसे अगर हम कहें कि हम अपनी पसंद का खाना खा रहे हैं, पसंद का खाना कोई बैलेंस डाइट नहीं है। जैसे आजकल के नौजवान जैसे कहते हैं कि हम घर का खाना नहीं खाएंगे, सब्जी दाल वगैरह ये हम नहीं खाएंगे, हम सिर्फ चिकन बर्गर जिंगर फला ये खाएंगे, तो ये तो सब जंक फूड है। इसकी वजह से तो आगे तो ये तो आगे जाके अच्छा आगे जाके ओबेसिटी हो सकती है। तो हमारे एक ऐसे नौजवान स्टूडेंट बैठे वो हंस रहे हैं कि सर आप गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल तो ये इसका एक पॉसिबल रीजन है। ऐसा जंक फूड, इसे हम जंक फूड कहते हैं। आगे जाके जैसे अभी तो इफेक्ट नहीं होगा, अभी तो खुश होंगे कि आज जैसे बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो उस वक्त टेस्ट बड खुश होते हैं, बट इफेक्ट लेटर एजेस में होता है जिसमें ओबेसिटी वन ऑफ द मेजर फैक्टर। और ओबेसिटी की वजह से हार्ट डिजीज होती है, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज भी हो सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे कम हो सकती है। और डाइट कंट्रोल होनी चाहिए, कंट्रोल और एक्सरसाइज इस तरह से। और जिससे काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द एनर्जी इंटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। जैसे अगर हम खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं और उसका एनर्जी का एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं, कई ऐसे जैसे लोग होते हैं जिससे उनको बैठे बैठे खाना मिल जाता है, कोई काम नहीं होता है, काम करने वाले कुछ और लोग होते हैं, तो जाहिर है उनकी एक जो मोड ऑफ लाइफ होता है वो पैसिव मोड ऑफ लाइफ है, यानी एनर्जी इंटेक ज्यादा एक्सपेंडिचर कम होता है। तो वो बैठे बैठे भी ऐसे जो ओबेस हो जाते हैं वो भी एक ओबेस पर्सन हो जाते हैं। उसका एक रीजन ये भी है। तो ओबेसिटी रिलेटेड काफी सारे आगे डिसऑर्डर हो सकते हैं। और जैसे एक बॉडी मॉस इंडेक्स दिया जाता है जिसके जरिए हम पहचान सकते हैं कि कौन ओबेस पर्सन है। तो उसका एक फार्मूला भी है, उसका एक बॉडी मॉस इंडेक्स का वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर इस तरह से निकालते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि जैसे थोड़ा सा हेल्दी है वो ओबेस, कद भी देखा जाता है कितना है और वेट कितना है, फिर सवाल से कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स का। आगे हमारे इतने जो है ज्यादा ये काम की चीजें नहीं, हम दो सर ममता सर 5 मिनट्स आप करेंगे, कल देख लीजिए।